हाँ भाई। तो जो कल हमारा टेस्ट हुआ था ना कोचिंग में, तो उसमें मैं देख रहा था काफ़ी लोगों के मार्क्स बहुत कम ही आए हैं। तो क्योंकि अभी हमने फुल लेंथ में 2-3 टेस्ट दिए हैं, तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है ना। क्योंकि शुरुआत में नंबर्स थोड़े कम ज़्यादा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अभी जो करना है वो ये करना है कि हमें हर एक टेस्ट में इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कैसे होगा वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट तुम्हारा कितना भी खराब जाए, तुम 75 क्वेश्चन से तुमसे एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तुम्हें पूरे पेपर का सोल्यूशन बनाना है घर पे बैठ के, पूरे ही पेपर का। ये मान लो कि तुम्हारे सिर्फ में यही पेपर आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा, और ये मान के तुम्हें घर पे बैठ के पूरे पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टाइम मिल रहा है तुम फुल्ली यूटिलाइज करो कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करने में। अभी तुम्हारे पास उतना समय नहीं होगा, तो अभी तुम यूँ कर लो कि हर चैप्टर जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर फार्मूले टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान रखना, क्योंकि जेईई मेन में कई बारी केवल फार्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं। तो अगर हमें हर चैप्टर का फार्मूला भी पता होगा तो हम ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़े मोड़े और भी कॉन्सेप्ट पता रहेंगे। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल मैं जो पेपर तुम्हारा हुआ था 7 जनवरी को, उसका जो पेपर का मोर आर लेस हिंट मैं तुमको दे दे रहा हूँ, ताकि पूरा प्रॉपर तुम ही सॉल्व करोगे कि कैसे क्या करना था, कहाँ पे तुम लैग कर गए, तुम उसको समझो और आगे वाले टेस्ट में इम्प्रूव करना। हर टेस्ट में 10 नंबर ही बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें हर टेस्ट में इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। हमें पार्टिकल का पोजीशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी होगा पार्टिकल के पास, कितना होगा वो भी चेक कर लेते हैं। एक्स दिया हुआ है कितना, c0 t² - 2 प्लस सी t-2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी कैसे आएगा, एक बार x को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, कुछ चीज़ें आएंगी। कितना आएगा भैया, c0 2t प्लस 2c t-2 आएगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, 2c0 प्लस 2c, 2 कॉमन ले लो तो c0 प्लस c। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। और ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट है, तो और भी ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी तुम चाहो तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हमारे पास एक वायर है जिसकी लंबाई 3 मीटर 3 mm है, सॉरी। हमारे पास एक वायर है जिसका लंबाई दिया है 3 मीटर, और उसका रेडियस दिया हुआ है 3 mm, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। और लंबाई में बदलाव रॉड के दिया डेल्टा है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 mm। 0.1 mm मतलब 0.1 × 10⁻³ मीटर। और इस पे एक लोड अप्लाई किया गया है, मास, जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 kg। तो इसके कारण जो फोर्स आएगा, जो रॉड पे फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, mg। m की वैल्यू कितनी, 5। g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है यार, g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा कितना, 3 पाई। तो 3 पाई कर देना तो 150 पाई न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल। ऑब्वियसली अगर तुम्हें फार्मूला याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं करोगे। यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वहाँ से भी सोच सकते हो। फोर्स तुम्हें गिवन है, लेंथ तुम्हें गिवन है, एरिया तुम निकाल लेना पाई आर स्क्वायर से। आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है, पाई की जगह पे पाई रखना, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि फोर्स में पाई वाला टर्म आया हुआ है। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना जो भी आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है तुम्हारे पास आई दिया हुआ है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है। बोला है 1 से 2 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो कोई बड़ी बात तो हमारे लिए तो नहीं है, हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से अगर मेरे को कोई डी क्यू पूछ ले तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी यार, आई डी टी। क्या लगा दोनों साइड, इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, ऑब्वियसली लिमिट पुट कर दो कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक तुम्हें चाहिए। तुम्हें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 2 तक। चाहो तो आई की वैल्यू रख दो कितना, 0.02 टी प्लस 0.01 इंटू डी टी। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उतना पूरा आंसर हो जाएगा। तो कोई बहुत टफ टास्क तो नहीं है, बट अगेन हमें कॉन्सेप्ट रिविजन करने पड़ेंगे और चीज़ें याद रहेंगे तो जल्दी बन जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, मेरे पास एक मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन 1/4 है। ठीक है,
और द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड होंगे या नहीं होंगे डिपेंड, पता नहीं, चेक करता हूँ। अगर ये एक बारी के लिए कॉन्वेक्स मिरर रहा होता तो इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है और 1 से छोटी होती। 1 से छोटी है, पॉजिटिव है, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात तो नहीं है। इस वाले केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा u और इमेज कहीं इधर होगा v, तो दूरी कितनी होगी यार? u प्लस v होगी, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू u माइनस v का मॉड लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूछो कैसे? अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो u निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। u निगेटिव और v पॉजिटिव, देखो निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लगाया माइनस, जुड़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कॉन्केव मिरर भी होता तो u निगेटिव और v भी निगेटिव, तो u निगेटिव और v निगेटिव मिल ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू घटेगी, घटना चाहिए भी, दोनों एक साइड है तो घटना चाहिए भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल तो अपन में कॉन्वेक्स मिरर जैसा मान के ही आगे बढ़ जा रहा हूँ, एज सच कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, फिर मुझे बोला है कि फोकल लेंथ निकालनी है, तो मुझे पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, मिरर है इसलिए। तो u को मैं कर दे रहा हूँ इस साइड, और मुझे पता है कि m की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वी बाई यू। तो v बाई यू की जगह मैंने पुट कर दिया -1/4। यहाँ से मेरे को मिल गया f माइनस यू इज इक्वल टू 4f। यहाँ से मेरे को मिल गया 3f इज इक्वल टू माइनस यू। डिस्टेंस कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है यार? जरा पुट करना, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मिरर जो लिया है वो कॉन्वेक्स लिया है। तो मॉड ऑफ u, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो 3f कर दिया हूँ, प्लस मॉड ऑफ v, v की वैल्यू निकाल लेता हूँ यार। v कैसे निकलेगा? v मुझे लगता है कि u की वैल्यू यहाँ पे रख दो, v की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी यार? v इज इक्वल टू कितना है? -1/4 u। u की वैल्यू कितनी है? -3f, तो माइनस माइनस प्लस 3f/4 यहाँ पे आ जाएगा, पुट कर दो 3f/4। यहाँ से सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगा आंसर है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो एनर्जी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव में, ठीक है। अभी तो जेईई मेंस के PYQ ही है, काफ़ी बार अपने डिस्कस भी किया है, तो आशा करता हूँ कि ये कम से कम कर ही लिए होगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखा है, कौन सा है? एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस समथिंग प्लस समथिंग, 25 AMU, इसका भी 25 AMU। तो इसमें Q वैल्यू पूछा है यार, Q वैल्यू मतलब चेक कर लेंगे, क्या करते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू कितना? c²। सो सिंपल, मास वास सबका दिया हुआ है, रख दोगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अपने क्लास में कितनी बारी डिस्कस किया सब सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसमें कह रहा है मेरे पास एक लिक्विड है जिसको स्टोर किया गया है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ड्यू टू देयर सरफेस टेंशन। अच्छा, जो एनर्जी होती है किसके प्रोपोर्शनल होता है? r² के प्रोपोर्शनल होता है। बोला है कि 2 ड्रॉप मिलते हैं और उनके बीच में जो एनर्जी होती है वो, उसमें से ड्रॉप्स ऊपर ऊपर चले जाते हैं, तो कितना ऊपर तक जाता? तो काइनेटिक एनर्जी होती तो कितना ऊपर तक जाता? mgh ऊपर तक जाता, सॉरी h ऊपर तक जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? mgh होती। सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कितने बदल गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि mgh किसके प्रोपोर्शनल होगा? एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? r² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से शायद पूछा है तुमसे h, तो h किसके प्रोपोर्शनल होगा? r² अपॉन में m। m की वैल्यू क्या होती है? मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, तो मुझे लग रहा है r² अपॉन में r क्यूब कर दो और 1/r के प्रोपोर्शनल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी चीज़ें अपन लिख भी नहीं रहे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी ही पूछा है, तो क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना, एज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट बोला है मेरे पास कोई ट्रायंगुलर सीट है जिसमें से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना था? I0 था, मतलब जब मैंने उसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। अच्छा, बच्चे को पता है कि अगर इसका मास m होगा
और साइड लेंथ एक बारी के लिए मैं एल मान ले रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होता उसमें एम आता और एल स्क्वायर बाई समथिंग आता। अब वो समथिंग पता नहीं कितना होगा, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, अपन एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट निकालने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। कैसे पता? यहाँ पे तुम कांस्टेंट लगा दो कि वैल्यू कुछ भी होगी, हमसे क्या मतलब है यार। तो आई नॉट की वैल्यू रही होगी के एम एल स्क्वायर। अब मास किसी प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही है। तो जो पार्ट तुमने काट के निकाला है एक बारी के लिए, मैं उसका मास कितना मान लेता हूँ, एम डैश मान लेता हूँ। तो एम डैश ऐसा लग रहा है कि एम बाई फोर होगा। कैसे पता? अरे एरिया 1/4 है यार, एरिया 1/4 है तो मास भी 1/4 होगा यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और मुझे लग रहा है ये L/2 है तो ये भी L/2 होगा। इसका लेंथ कितना हो गया? L/2। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई डैश, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, वो भी होता है एम डैश इंटू एल डैश का स्क्वायर इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट अलग भी हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एम डैश कितना हो गया? m/4 हो गया, तो m/4 कर दो। और l डैश कितना हो गया? L/2 हो गया, तो L²/2 कर दो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आई डैश विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई, सॉरी L/2 का होल स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 4 जा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 16 हो जाएगा, 15 आई नॉट बाई 16 हो जाएगा। आंसर है। अगर तुम बेसिक से करने बैठोगे आंसर तो आएगा ही, जल्दी नहीं आएगा। दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे हो जाएगी यार। इसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके कुछ अच्छा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज कुछ भी हो सकता है, जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। बच्चे को पता है, क्या पता है कि सर अगर मेरे पास स्क्रू गॉज होगा तो स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे निकालता हूँ। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? 1 mm दिया है, तो फिलहाल तो 1 mm ले लो। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 1/200। सर एक कंप्लीट चक्कर घुमाऊंगा तो कितना पीछे आ रहा है? 1 mm आ रहा है। एक कंप्लीट चक्कर में डिवीजन कितनी है? 200। तो एक डिवीजन में कितना पीछे आएगा? दैट इज नोन एज लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 mm/200। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली ये mm में होगा। इस वाले केस में सिमिलरली कितना हो जाएगा? 0.5/400 mm। सच कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लगता है। इसमें अगर मेरे को लिस्ट काउंट निकालना हो तो वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? 1 MSD माइनस 1 VSD। अब बोलो सर VSD तो दिया नहीं। अरे दिया यार, 9 MSD बराबर 10 VSD है, तो एक VSD में कितना MSD होगा? 9/10 MSD होगा। तो मुझे लगता है कि 1 MSD माइनस 9/10 MSD कर दो, और 1 MSD की वैल्यू कितनी दी है? 1 mm दी है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 - 9 1/10 मतलब 0.1 mm आ जाएगा। सेम तरीके से इसका भी तुम लिस्ट काउंट निकाल ही सकते हो। अब चेक कर लो किसका लिस्ट काउंट ज़्यादा है, किसका कम है, किसका सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम है। कोई बड़ी बात तो नहीं है यार। मेरे पास सेम तरीके से एक जेनर डायोड का क्वेश्चन है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जेनर डायोड का काम ये होता है, अगर वो रिवर्स बायस में लगा हुआ है तभी जेनर डायोड होता है। और उसकी खासियत ये होती है कि उसके क्रॉस जो भी रजिस्टर लगा है, जो भी रेजिस्टेंस लगा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस है, ब्रेकडाउन वोल्टेज उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है भैया? 5 वोल्ट है। और अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है तो फॉर श्योर गारंटी है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 मान लो, यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ 5 से ऊपर तो नहीं हो सकता। एक बार के लिए 5 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसमें करंट कितना हो गया? IL बोल देता हूँ। IL इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 5/RL। सो सिंपल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल कितना है? 11 वोल्ट। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 11। यहाँ पे भी कितना होगा? 11 वोल्ट होगा। तो इसमें करंट कितना आएगा? IS मान लो। IS की वैल्यू कितनी आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 11 - 5 6/RS। सो सिंपल, कोई बड़ी बात तो नहीं है। RS RL की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मार्केट में इस टाइप के आते हैं, तो तुम्हें हमेशा जेईई मेन के पेपर में ऑप्शंस को चेक करने हैं, और ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में से तुम्हें ऑप्शंस को हटाने होते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन मैं बता रहा हूँ, सुनना। इस वाले वायर में करंट आ रहा है अंदर की तरफ, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो श्योर है, राइट हैंड रूल से ही देख लो, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके कारण ओ वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, श्योर है इस तरफ होगा। एक बार के लिए मैं कितना मान ले रहा हूँ? B1 वेक्टर मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। प्योरली एक्स डायरेक्शन में ही होगा, प्योरली आई कैप में होगा, जे कैप में होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ओ वाले पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो राइट हैंड रूल से निकालूंगा, और इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड B2 आएगा। अच्छा,
कोई बोले कि सर B2 बड़ा है, B2 का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली वेक्टर्स कंपेयर नहीं किया सकते, तो B2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है या फिर B1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। सर बड़े आराम से मैं पूछ सकता हूँ कि B1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कैसे पता? अरे दूरी कम है ना, वायर से दूरी कम है, वायर से जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना घटेगा, ऑब्वियसली यार। तो मुझे लग रहा है कि B2 जो कि इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, और जब मैग्नीट्यूड कम होगा तो एक्स एक्सिस में आएगा तो एक कंपोनेंट ही ना, तो कंपोनेंट तो और कम होगा यार। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड तो किधर आना चाहिए था? एक्स में ही आना चाहिए था, मतलब आई कैप पॉजिटिव आना चाहिए था। आई कैप इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, आंसर ये वाला सही होगा। जीरो तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी किसी बच्चे को सॉल्व करना हो तो कर लेना। इनफाइनाइट वायर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कर लेना सॉल्व, कोई बड़ी बात तो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी है अपने को, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, इसलिए चलिए देख लेते हैं बस। मेरे पास दिया हुआ है कि एक डाइलेक्ट्रिक है 2.5 का ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है, E/d। तो यहाँ से D निकाल लो यार, कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻7 अपॉन में 4000। D आ गया, D आ गया तो क्या पूछा है भाई? अच्छा, C की वैल्यू कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कब? जब वैक्यूम में रखा हुआ था, जब किसी मीडियम में ना रखा था, मीडियम में रखा है तो क्या कर दो, यहाँ से तुम एरिया निकाल लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देना, यहाँ से आर की वैल्यू बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, ऐसे मुझे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 खूब सारी बार डिस्कस किया, कोई बड़ी बात तो नहीं यार। इसमें अगर तुम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो इसमें जो ये वाला हमारे पास लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ेगा तो मैं लेंज के नियम के हिसाब से बोल सकता हूँ कि करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जिसके कारण पता है उसका अपोज कब करेगा, जब करंट क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से होगा, और ईएमएफ ऊपर की तरफ होगा, मतलब ईएमएफ तो ऊपर की तरफ नहीं होगा बट ऑब्वियसली सेंस समझो अपोज करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली करंट हटाएंगे तो नीचे की तरफ इनवर्ट द प्लेन जो हमारा उसको अपोज करना है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है, मैं बोल सकता हूँ करंट इसमें क्लॉकवाइज की तरफ फ्लो करेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है, हाँ इसमें शायद थोड़ा ऑप्शंस में भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक लाइन बोला है ना कि हमारे पास कंबाइंड मास दिया हुआ है mc, या तो बोल देता कि mc कंटेनर का मास है, कंटेनर का बोल दो या फिर कार्ड का बोल दो, कार्ड का मास है, कार्ड का मास तो नहीं बोला है, कंबाइंड मास है। तो जब बोले दिया है कंबाइंड मास है तो हम कंटेनर का मास लेंगे क्यों? तो शुरुआत में मोमेंटम देखते हैं। शुरुआत में तो m रेस्ट में है कार्ड के रिस्पेक्ट में, मतलब उसका अपना, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम नहीं, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी कार्ड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इनिशियली जो मोमेंटम होता है टोटल मास mc लिख दे रहा हूँ मैं, mc प्लस m नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि mc टोटल मास ही दिया है, इनटू कितना v0। अब बोल रहा है जब ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा तो उस टाइम पे कार्ड की वेलोसिटी अगर क्या होगी, जब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है। बोला जब नीचे आता है तो कार्ड पे स्पीड पे वेलोसिटी v होती है, तो कार्ड का स्पीड पूछ रहा है, चलो लिख लो। अब अलग अलग मोमेंटम लिख दो फाइनली। तो इसका मास कितना है m, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूँ बॉल का, तो m इंटू वी बी प्लस कार्ड का मास कितना होगा, एम सी माइनस एम, कार्ड का मास ना, एम सी टोटल मास था, इंटू कितना वेलोसिटी v है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा ये वी बी तो उसके रिस्पेक्ट में है यार, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वी बी प्लस वी होगा, इसको मिस मत करना। तो यहाँ पर आ गया एम सी इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा m, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार, वापस से चेक करता हूँ करना। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है एम सी इंटू वी नॉट, बाद में बॉल का मोमेंटम कितना होगा एम वी बी प्लस कार्ड का मोमेंटम कितना होगा एम सी माइनस में एम इंटू वी, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है एम सी वी नॉट आ जाएगा कितना, एम वी बी प्लस एम वी प्लस एम सी वी माइनस में एम वी,
एम वी कट गया और v की वैल्यू कितनी आ गई, एम सी वी नॉट माइनस में एम वी अपॉन में कितना भैया एम सी, कितना आ जाएगा यार वी नॉट माइनस एम बाई एम सी इंटू वी। सर इसका ऑप्शन में कुछ इशू है वो चेक कर लेना ना, उसमें कार्ट का मास एम सी मान के किया होगा जो कि गलत है, क्योंकि लिख ही दिया कंबाइंड मास है, तो क्या करें आगे बढ़ेंगे और तो क्या करेंगे। इसमें बोला एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास डिस्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उस डिस्क में से मैंने एक छोटा सा डिस्क और काट के निकाल दिया है। किस तरीके से उसमें मैं बताते रहा हूँ, उस डिस्क में से मैंने छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो अब की बारी जो हमारे पास मास है वो मास केवल और केवल कहाँ पे फील्ड है भाई, वो मास केवल और केवल हमारे पास जो है वो यहाँ पे फील्ड है। तो पूछा सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पे चला जाएगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब कहीं मास सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया होगा। फिर भी कोई पूछे कि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका मास सारे बच्चे को पता है कि m/4 होता है, एक बार प्लस m/4 रख देना, एक बार माइनस m/4 रख देना और निकाल लेना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सेंटर ऑफ मास ही पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ ये भी बढ़िया बढ़िया चीज़ है, इसको ध्यान रखना ना। तो इसमें भी आंसर सही है पहला वाला, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी राइट है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसमें जहाँ पे फंसे होगे वो यहाँ पे फंसे होगे, जो इसमें Q की वैल्यू दी है वो दी है 8.31। अच्छा वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी का यूनिट क्या आना चाहिए, जूल आना चाहिए, तो वाट आवर से जूल में कन्वर्ट कर लो। कैसे, वाट को लिख दो जूल पर सेकेंड इंटू आवर, अब आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.31 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट में 60 सेकेंड, इतना जूल आ जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू इतनी जूल आ गई, अब तो तुम कहीं नहीं फंसने वाले हो, अब तो तुम सब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो मैं अब तो नहीं यहीं फंसे हो गए। तो छोटा सा हिंट था वो हो गया तुम्हारे लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मास m/2 है, वेलोसिटी v है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हम चेक कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन तुम्हें दिया हुआ है, आफ्टर कोलिजन निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक तरीका शायद बताया था, नहीं बताता मुझे याद नहीं है, तुम VCM निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा m/2 इंटू 2v प्लस m इंटू वी अपॉन में m/2 प्लस m, मुझे ऐसा लग रहा है आ गया m2v mv 2 mv अपॉन में 3 m/2, m से m कट गया, आ गया 4v/3। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकल गया। अगर आफ्टर कोलिजन पहले वाले ब्लॉक का तुम्हें स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो लिखना 1 प्लस ई का वैल्यू कितना 1 इंटू वी सी 4v/3 माइनस ई का वैल्यू 1 है। अगर पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए तो पहले वाले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिख देना, और दूसरे वाले पार्टिकल का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चाहिए तो दूसरे वाले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिख देना। फिलहाल तो मुझे किसका चाहिए, पहले वाले का चाहिए, जिसको मैं v1 वेक्टर बोल रहा हूँ, और दूसरे वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ यार, दूसरे वाले को मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस v2 बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस ई VCM माइनस ई। दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी कितना v, इसका कितना भैया यार 2v। सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6 8 में से 2 v/3, और इसका कितना आ जाएगा 4 2 8 5 v/3। पहले टाइम लगा है t, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना l, 4 में रिलेटिव वेलोसिटी लेना, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v, बाद में टाइम कितना लगेगा t डैश की वैल्यू कितनी होगी l, दूरी l अपन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी 5v/3 और 2v/3, घटा दो भैया कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, v आ जाएगा बस, और दोनों डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है t डैश की वैल्यू t आ जाएगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ना भाई, ठीक है भाई। चलो बाकी इसमें बोल रहा है कि करंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। करंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के तुम इसमें से आई निकालना, आई तो में से वी अपॉन में आ करके तो नहीं निकाल पाओगे, वी अपॉन में जेड करना, जेड इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल क्या होगा ओमेगा एल का, मतलब एक्सएल होगा ओमेगा एल, और तुम निकाल लेना वहाँ से जेड,
आई आ जाएगा पीक करंट निकालना। आई पीक कैसे निकालोगे, आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट बाई जेड। सर तो पीक करंट आया ना, आप पीक करंट निकाल सकते हो, आप आरएमएस करंट निकाल सकते हो, बट एग्जैक्ट करंट कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें फेज चाहिए कि करंट पोटेंशियल से बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कितना आगे है कितना पीछे हो, कैसे निकालोगे, कॉस थीटा पावर फैक्टर तुम्हें पता है कितना होता है, ये जेड बाई आर होता है, वहाँ से थीटा निकाल लेना, थीटा की वैल्यू जो कुछ भी आएगा वहाँ से तुम आई की वैल्यू निकाल लेना, इससे आई पीछे होगा आगे होगा वो देख लेना, इसी में प्लस या माइनस कर देना, जो भी थीटा आएगा वो। अब आई आ गया, तुमसे इसमें वी पूछा तो वी इक्वल टू आई आर कर देना, ऐसे कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये सब क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया है, मुद्दा नहीं है इसको डिस्कस करने का ना, काफ़ी बार डिस्कस किया, इसको ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन से बच्चे गड़बड़ का क्या होंगे कि ई को तुम एनर्जी समझे होगे, क्योंकि आज तक तुम ई को एनर्जी पढ़ते आए हो, अरे उसमें लिखा यार कि ई रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अरे मतलब एनर्जी नहीं इंटेंसिटी है, ई है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अरे इंटेंसिटी है भाई, ई जैसा दिख रहा है बस है वो इंटेंसिटी, क्लियर है क्या, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, आगे तो कर ही लोगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और तुम्हें इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी भी थर्मामीटर के लिए जो रीडिंग होता है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, किसी भी थर्मामीटर के लिए ना, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, नहीं आने तो जान लो, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं तो उसको ध्यान रखना। इसमें भी कोई बड़ी बात तो नहीं है यार, इसमें बोला है कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 62 और सबके क्रॉस बी है, तो इसके क्रॉस पूछ रहा है यार, मतलब वी ए डी माइनस वी ए सी पूछा तो इसी वाला निकाल लेते हैं, इसके क्रॉस 20 इसके क्रॉस 20 तो कुल मिला के कितना 40, टोटल क्रॉस कितना 62, तो 62 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना 22, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है भाई। और एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, जो डेंसिटी है ना सॉलिड का, जो डेंसिटी होता है वो बोल रहा है कि r के पावर n है, तो n की वैल्यू बताओ, अपन गॉस लॉ यूज करके निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, तो r/2 और r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दिया है, कैसे निकालोगे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन साइन नॉट, क्यू इनक्लोज कैसे निकालोगे, x पे डी एक्स लोगे, r पे डी आर लोगे, वहाँ से इंटीग्रेट करके क्यू इनक्लोज निकालना, पहली बार r/2 तक निकालना, दूसरी बार r तक निकालना, क्यू इनक्लोज आ जाएगा तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय साइन नॉट कर देना, E की वैल्यू आ जाएगी r/2 पे और r पे, दोनों का रेशियो ले लेना, बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा। अब इसमें जिसको नहीं पता है, मैंने क्लास में बताया है कि स्पीड होता है अंडर रूट में t बाई म्यू, वहाँ से निकालना, इसको दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि अपन ने क्विकली हल्की फुल्की हिंट ले लिया है, और जो क्वेश्चन क्लास में अपन ने काफ़ी बार डिस्कस किया उसका पता था, अपन ने डिटेल में बातें करी भी नहीं यहाँ पे। तो अगले टेस्ट में आशा करता हूँ कि तुम्हारे नंबर कुछ ही इंप्रूव होंगे, लेकिन इंप्रूव ज़रूर होंगे, और तुम्हें ऐसे ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में हर पेपर का तुम्हें सोल्यूशन बनाना है और इन डेप्थ सोल्यूशन बनाना है। विश्वास करो, अगर तुम सारे पेपर का सोल्यूशन बना लिए परफेक्टली, जितने भी टेस्ट होंगे ना, और खुद से भी जो तुम टेस्ट दे रहोगे उसके भी, अब जितने मैक्सिमम पॉसिबल टेस्ट हो उतने मैक्सिमम पॉसिबल टेस्ट तो आईपैड, लैपटॉप या फिर फ़ोन से भी टेस्ट देने की प्रैक्टिस करना। अगर तुम कहीं पे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और सोल्यूशन बनाना, उसका काम करना है, खूब मेहनत करना है, और अभी हमें हार नहीं मानना है। आपके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।